अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। परवेज मुशर्रफ का इंतकाल। 9 बरस हुक्मरानी करने वाले फौजी डिक्टेटर का उरूज व जवाल। ये तो बड़ी स्टोरी है, लेकिन हम उसको छोटा करके उसकी अहम बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ 79 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। परवेज मुशर्रफ के 9 साला दौरे इक़्तिदार की चाप कई बरस गुजर जाने के बावजूद आज भी पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में सुनाई देती है। 12 अक्टूबर 1999 को बतौर आर्मी चीफ जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने से लेकर अगस्त 2008 में सदर मुमलकत के ओहदे से मुस्तफ़ी होने तक परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में ताकत का मरकज रहे। उस दौरान 2002 से 2007 तक मुल्क में बज़ाहिर जमहूरी हुकूमत रही, लेकिन असल कंट्रोल परवेज मुशर्रफ के पास था। परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में नहर वाली हवेली में पैदा हुए। तक़सीम हिंद के वक्त उनका ख़ानदान कराची मुंतकिल हुआ, जहां परवेज मुशर्रफ ने इब्तदाई तालीम हासिल की। उन्होंने लाहौर के FC कॉलेज से इंटर किया, जिसके बाद 1964 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल से फौज में कमीशन हासिल किया। परवेज मुशर्रफ अपनी खुद नोश्त सबसे पहले पाकिस्तान में लिखते हैं कि कराची में उस दौर में अच्छे कॉलेजेस की कमी थी, लिहाजा वालिदैन ने लाहौर के FC कॉलेज का इंतखाब किया, जो अमरीकी ईसाई मुबलगों के ज़ेरे इंतज़ाम था। परवेज मुशर्रफ ने PMA से फारगुल तहसील होने के बाद 36 लाइट एंटी एयरक्राफ्ट रेजिमेंट का इंतखाब किया। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अफसर को बगैर बताए 8 दिन की छुट्टी पर जाने के बायस उन्हें कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का सामना था, लेकिन 1965 की पाक भारत जंग की वजह से वो बच गए। उन्होंने 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में हिस्सा लिया और 65 की जंग में लाहौर के महाज पर लड़ाई लड़ी। परवेज मुशर्रफ 1985 से 1998 तक लेफ्टिनेंट कर्नल से तरक्की करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक पहुंचे, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में वो अहम मोड़ आया जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख का रुख बदल कर रख दिया। बतौर आर्मी चीफ तकरीरी सन 1998 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने नेवल स्टाफ कॉलेज में कौमी सतह पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के क़याम के तजवीज़ दी, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बिल्कुल भी न भाई, और उन्होंने आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा तलब कर लिया। जनरल जहांगीर करामत ने बगैर किसी लेत व लाल घर जाने को तरजीह दी, जिसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास नए आर्मी चीफ के इंतखाब के लिए नाम सामने आए। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड ज़ियाउद्दीन भट्ट ने चंद बरस कबल रोज़नामा नवाए वक्त को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि जनरल मुशर्रफ को सीनियरिटी में नीचे होने के बावजूद नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बना दिया। उन्होंने दावा किया कि उस वक्त के सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इफ्तिखार अली की एडवाइस पर नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया। जनरल इफ्तिखार अली खान मुस्लिम लीग नवाज के नाराज रहनुमा चौधरी निसार अली खान के भाई थे, जिनका 2009 में इंतकाल हो चुका है। नवाज शरीफ से इख्तिलाफात। परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल जहांगीर करामत को सिर्फ एक बयान देने पर, ओहदे से हटाने पर फौज में गम व गुस्सा पाया जाता था, ताहम उन्होंने आइन के तहत जमहूरी हुकूमत का साथ देने का अज़म का इजहार किया। सियासी मुबसरीन कहते हैं कि नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान ताल्लुकात फरवरी
1999 में बेकशीदा हो गए। 1990 में ही कशीदा होना शुरू हो गए थे, जब उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बजरिया बस लाहौर पहुंचे थे। आर्मी चीफ भारतीय वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के दौरान वाघा बॉर्डर भी नहीं पहुंचे थे। उनके बकौल नवाज शरीफ के साथ उनके इब्तदाई चंद माह अच्छे ताल्लुकात रहे, ताहम कारगिल जंग और 4 जुलाई 1999 को वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका के बाद नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। ख्याल रहे कि मई 1999 में पाकिस्तान और भारतीय कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पों का आगाज हो गया था। भारत ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि पाकिस्तानी फौज ने LOC की खिलाफ वर्जी की है। कई रोज़ की लड़ाई के बाद बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंग के बादल भी मंडलाने लगे थे। ताहम जुलाई 1999 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया था। परवेज़ मुशर्रफ का ये दावा रहा है कि उन्होंने कारगिल ऑपरेशन से मुतल्लिक नवाज शरीफ को आगाह किया था। ताहम नवाज शरीफ मुख्तलिफ मौक़े पर ये कहते रहे हैं कि कारगिल ऑपरेशन परवेज़ मुशर्रफ ने शुरू किया। परवेज़ मुशर्रफ नवाज शरीफ की बिल क्लिंटन से मुलाकात को कारगिल जंग में पाकिस्तान की पसपाई की वजह करार देते हैं। 12 अक्टूबर 1999 कारगिल जंग के इख्तिताम के बावजूद आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात में बेहतरी न आ सकी और फिर 12 अक्टूबर 1999 आ गया, जब आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ के तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त न मिली। परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद PIA के परवाज़ से वतन वापस आ रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ अभी पाकिस्तान पहुंचे ही नहीं थे कि सरकारी TV पर ये खबरें चलने लगीं कि वज़ीर आज़म ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ओहदे से फारग करके जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। उस रोज़ के वाक़यात के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और उस वक्त वफाकी वज़ीर जावेद हाशमी अपनी किताब में हाँ मैं बागी हूँ में लिखते हैं कि उनके स्टाफ ने 12 अक्टूबर की शाम उन्हें बताया कि वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को तब्दील कर दिया है। जावेद हाशमी के बकौल उन्होंने ये सुनते ही अपने स्टाफ से कहा कि बस अब सामान बांध लें। जब सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली टूटने के बाद बहाल की मगर हुकूमत फिर भी न चली, जावेद हाशमी का कहना था कि उनके सामने आगे का नक्शा वाज़ेह था और फिर वही हुआ जिसका उन्हें अंदेशा था। कुछ ही देर बाद वज़ीर आज़म हाउस, पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान की इमारतों पर फौज का कब्जा था। परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभालते ही 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी शब कमांडो वर्दी में कौम से खिताब किया और नवाज शरीफ हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हुए मुल्क को दुरुस्त डिगर पर डालने के दावे किए। वो 1999 से 2002 के दौरान मुकम्मल तौर पर मुल्क के सयाह व सफ़ेद के मालिक रहे और सुप्रीम कोर्ट ने भी नज़र ज़रूरत के तहत उनके इक़्तिदार को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। सन 1999 से 2001 तक वो बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव हुक्मरानी करते रहे। ताहम 2001 में दौरा भारत से कबल सरकारी प्रोटोकॉल के तनाजुर में उन्होंने उस वक्त के सदर रफ़ीक तारड़ की छुट्टी कर दी और खुद मुल्क के सदर बन गए। उसी दौरान गद्दारी के मुकदमात का सामना करने वाले शरीफ ख़ानदान को भी परवेज़ मुशर्रफ ने दिसंबर 2000 में सऊदी अरब जाने की इजाज़त दे दी। 9/11 के बाद अमेरिका का साथ देने का फैसला। अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को होने वाली होलनाक हमलों के बाद आलमी मंजरनामा तब्दील हुआ तो निगाहों का मरकज़ अफगानिस्तान में अलकायदा की क़यादत बनी। अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए अफगानिस्तान में उस वक्त की तालिबान क़यादत से मुतालबा किया कि ओसामा बिन लादेन और उनके साथियों को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, वरना अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करेगा। ताहम
افغان طالبان نے امریکی مطالبے کو رد کیا، جس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان سے فوجی اڈوں کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں پارلیمنٹ نہیں تھی اور فیصلے کا اختیار صرف واحد پرویز مشرف کے پاس تھا۔ پرویز مشرف نے اس اہم موقع پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بننے کا فیصلہ کیا، جس پر مذہبی جماعتوں سمیت بعض حلقوں نے تنقید کی۔ ریفرنڈم۔ اپنے اقدار کو دوام بخشنے کے لیے پرویز مشرف نے 30 اپریل 2002 کو ایک ریفرنڈم کرایا۔ ریفرنڈم میں عوام سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر وہ ملک میں معاشی اصلاحات اور ترقی کا تسلسل چاہتے ہیں تو آرمی چیف اور صدر کو 5 سال تک اقتدار میں رہنے کے حق میں ووٹ دیں۔ اس ریفرنڈم میں 97% سے زائد شہریوں نے پرویز مشرف کے حق میں ووٹ دیا۔ البتہ ان نتائج پر سیاسی اور عوامی حلقے آج بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ قاتلانہ حملہ۔ سابق صدر پرویز مشرف پر اپنے دور اقتدار کے دوران قاتلانہ حملے بھی ہوتے رہے اور اس حوالے سے 2003 کا سال ان کے لیے انتہائی خطرناک رہا۔ 14 دسمبر 2003 کو کراچی سے راولپنڈی آمد پر جب چکلالہ ایئر بس سے اس کا قافلہ آرمی ہاؤس کی جانب گامزن تھا تو جھنڈا چیچی کے مقام پر ایک پل کے نیچے نصب دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے پل کو اڑا دیا گیا، تاہم پرویز مشرف اس حملے سے محفوظ رہے۔ اپنی کتاب سب سے پہلے پاکستان میں سابق صدر لکھتے ہیں کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ان کی 3 ٹن وزنی بلٹ پروف مرسڈیز سڑک سے کئی فٹ اوپر اچھلی، لیکن معجزانہ طور پر وہ محفوظ رہے اور اسی شب انہوں نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں شادی کی ایک تقریب میں شرکت کی۔ پرویز مشرف پر 25 دسمبر 2003 کو ایک اور حملہ ہوا جب آرمی ہاؤس کے قریب ایک پیٹرول پمپ سے اچانک ایک گاڑی نمودار ہوئی اور صدارتی قافلے کو نشانہ بنایا۔ اس اثناء میں ایک اور گاڑی نے قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ بعد ازاں حکام نے انہیں خودکش حملے قرار دیا اور ان حملوں میں پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد ہلاک ہوئے اور پرویز مشرف ایک بار پھر محفوظ رہا۔ سن 2002 کے عام انتخابات اور وردی اتارنے کا وعدہ۔ پرویز مشرف کو ملک میں عام انتخابات کا وعدہ پورا کرنے میں 3 برس لگے اور آخرکار سن 2002 میں عام انتخابات ہوئے۔ سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی ملک میں غیر موجودگی میں ہونے والے عام انتخابات میں پرویز مشرف کی منظور نظر پارٹی مسلم لیگ کامیاب ہوئی اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میر ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بنے۔ حیران کن طور پر مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل میں دوسری بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ پرویز مشرف نے انتخابی اور سیاسی اصلاحات پر مبنی آئین میں 17 ترمیم کا بل منظور کرانے کے لیے MMA کی حمایت حاصل کی، جس کے بدلے میں انہوں نے دسمبر 2004 میں وردی اتارنے کا وعدہ کیا جو وفا نہ ہو سکا۔ ناقدین کے مطابق آئین میں 17 ترمیم کے ذریعے 2 سے زائد مرتبہ وزیر اعظم بننے پر پابندی کی شق سب سے نمایاں تھی، جس کا مقصد نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکنا تھا۔ سن 2004 میں پرویز مشرف نے میر ظفر اللہ جمالی کو ان کے عہدے سے برطرف کیا اور 2 ماہ کے لیے چودھری شجاع حسین ملک کے وزیر اعظم بنے۔ بعد ازاں امریکہ سے آنے والے بینکر شوکت عزیز ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ وکلا تحریک، لال مسجد اور پرویز مشرف کا زوال۔ وردی اتارنے کا وعدہ پورا نہ کرنے پر جہاں پرویز مشرف پر MMA کی جانب سے سیاسی دباؤ بڑھ رہا تھا، وہیں مارچ 2007 میں پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو اپنے دفتر بلا کر مبینہ طور پر استعفیٰ دینے کا کہا، لیکن افتخار چودھری نے مستعفی ہونے سے انکار کیا اور پورے ملک میں وکلاء نے احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ سیاسی ماہرین کے مطابق ملک بھر میں وکلاء تحریک کا آغاز پرویز مشرف کے زوال کا آغاز بھی ثابت ہوا اور اقتدار پر ان کی گرفت کمزور پڑتی گئی۔ اس دوران جولائی 2007 میں اسلام آباد کی لال مسجد میں مبینہ دہشت گردوں کی موجودگی میں اطلاع پر فوج نے آپریشن کیا، جس پر لال مسجد کے نائب خطیب عبدالرشید غازی ہلاک ہو گئے۔ لال مسجد نے اس سے واقعے میں درجنوں طالبہ کی ہلاکت کی بھی دعوے کیے۔
लाल मस्जिद पर चढ़ाई के जिम्मेदार भी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को ठहराया गया और अवामी सतह पर उनके खिलाफ गुस्से में इजाफा हुआ। नवंबर 2007 में आखिरकार 8 बरस तक बिला शरकत गैर हुक्मरानी करने वाले परवेज मुशर्रफ ने अपनी वर्दी उतार दी और फौज की कमान जनरल इशफाक परवेज कियानी के सुपर्द की, लेकिन उससे कबल 3 नवंबर को बतौर फौजी सदर उन्होंने मुल्क में आइन मुअत्तल करके इमरजेंसी नाफिज की। इमरजेंसी के नाफिज दौरान सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज को भी घरों में नज़रबंद कर दिया। एनआरओ नाकदीन के मुताबिक इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त कमज़ोर पड़ती देखकर परवेज मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो से रब्ता किया और उनके मुक़दमात ख़त्म करने के औज़ उनके साथ समझौता किया, जिससे कौमी मुफाहमती आर्डीनेंस एनआरओ का नाम दिया गया। 5 अक्टूबर 2007 के जारी किए जाने वाले इस सदारती आर्डीनेंस के बाद गश्त आज भी पाकिस्तान की सियासत में सुनाई देती है। इस आर्डीनेंस के तहत परवेज मुशर्रफ ने कानून में तरमीम करते हुए 1986 से लेकर 1999 तक सियासी बुनियादों पर बनने वाली मुक़दमात ख़त्म करने का ऐलान किया। इस आर्डीनेंस के ज़रिए मुख्तलिफ सियासी जमायतों के हज़ारों अफराद को फ़ायदा हुआ जो कत्ल, इक़दाम कत्ल और बदउनवानी के मुक़दमात का सामना कर रहे थे। एनआरओ के बाद अक्टूबर 2007 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और नवंबर 2007 में नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ भी वतन वापस आ गए और अमली सियासत के दौरान सियासत का दोबारा आगाज़ किया। ताहम 2 बरस बाद सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उस आर्डीनेंस को मुफाद आम से मुतसादम करार देते हुए कालेदम करार दिया, जिसके बाद तमाम मुक़दमात दोबारा खुल गए। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल और आम इंतखाबात 2008। नवंबर 2007 में वर्दी उतारने के बाद परवेज मुशर्रफ ने 8 जनवरी को मुल्क में आम इंतखाबा का ऐलान कर दिया, लेकिन 27 दिसंबर को इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो को खुदकश के हमले में हलाकत के बाद वज़ीर के परवेज मुशर्रफ को तनकीद का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने इल्ज़ाम आयद किया कि परवेज मुशर्रफ की इमाम पर बेनज़ीर भुट्टो को मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दी गई, लिहाजा वो भी मुजरमाना साजिश के मर्तकब हुए हैं। इस हवाले से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। ताहम मुख्तलिफ मौक़े पर परवेज मुशर्रफ अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का जिम्मेदार ठहराते रहे। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद आम इंतखाबात की तारीख तब्दील कर दी गई और 18 फरवरी को होने वाली इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमायत बनकर उभरी और मुस्लिम लीग नवाज और दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर मरकज़ में उसने हुकूमत बना ली। ये वक्त था जब परवेज मुशर्रफ की सदारत भी खतरे में पड़ गई थी और इत्तेहादी हुकूमत के अंदर से उन्हें ओहदे से हटाने की आवाज़ें बुलंद होने लगी। आखिरकार इत्तेहादी हुकूमत ने उनके मुआवजे की तहरीक जमा करा दी। ताहम मुआवजे का सामना करने से कबल ही परवेज मुशर्रफ 18 अगस्त 2008 को अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ऐवान सदर से रुखसत किया गया, जिसके बाद 2009 में वो बैरूनी मुल्क चले गए। सन 2011 तक जनरल परवेज मुशर्रफ अमेरिका और बरतानिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देते रहे। उस दौरान उन्होंने अपनी सियासी जमायत आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML की बुनियाद रखी। ताहम 2013 के आम इंतखाबात से कबल उन्होंने वतन वापसी का इशारा दिया और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की गर्ज से वो 24 मार्च 2013 को कराची पहुँचे, जहाँ एयरपोर्ट पर उनके दर्जनों कारकुनों ने इस्तकबाल किया। अलबत्ता चतराल में कौमी असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश उनके दिल ही में रही और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उन्हें इलेक्शन लड़ने के से नाअहल करार दे दिया। मुकदमात का सामना। अप्रैल 2013 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज को नज़रबंद करते हुए इल्ज़ाम में साबिक सदर की ज़मानत मनसूख करते हुए उनकी गिरफ्तारी का अहकामात जारी कर दिए। ताहम वो सिक्योरिटी अहलकारों के हिसार में अदालत से जेल जाने बजाय इस्लामाबाद के नवाही इलाके चक शहजादा पर वाक़ अपने फार्म हाउस पहुँच गए। उस दौरान लाल मस्जिद केस, बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में मुकदमात के अंदराज के बास उनके मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता चला गया। 12 मार्च 2016 में तिबी
बुनियादों पर उनके बैरूनी मुल्क इलाज के लिए उनका नाम एक्सेस कंट्रोल ACL से निकाल दिया गया और फिर वो मुल्क से चले गए। उस दौरान 2017 में मकामी न्यूज़ चैनल बोल में उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम भी शुरू किया और भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के टॉक शोज में भी शिरकत होते रहे। गद्दारी के इल्ज़ामात और सज़ा। साबिक सदर पर साल 2007 में मुल्क का आइन मुअत्तल करने और इमरजेंसी लगाने पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिस पर उनके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 26 जून 2013 को इंक्वायरी के लिए वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा था, जिस पर वज़ारत दाखिला ने FIA की तहकीकाती टीम तश्कील दी थी, जिसने 16 नवंबर 2013 की रिपोर्ट जमा कराई। पाकिस्तान की एक खसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को 2019 में संगीन गद्दारी का मर्तकब करार देते हुए मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने उस सज़ा को कालेदम करार देते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को गैर आईनी करार दिया था। साबिक फौजी आमिर को सजाए मौत सुनाने के फैसले पर पाकिस्तान के फौज की तरफ से शदीद रद्द अमल देखने में आया था। बाद में हुकूमत ने भी उस फैसले के खिलाफ इक़दाम उठाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 6 के तहत आइन को तोड़ना और उस काम में मदद करना रियासत से संगीन गद्दारी का जुर्म है, जिसकी सज़ा मौत है। तो ये थी डियर व्यूअर्स परवेज़ मुशर्रफ की कहानी जो हमने आपके साथ शेयर की। मेहरबानी, थैंक यू।